हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व का सेट 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका अनसॉल्व है 2026 का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड वालों के लिए क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए। और सेट 1 आपका सॉल्व हो चुका है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आपको इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सेट 2 पर चलते हैं। सेट 1 जो है आपका सॉल्व हो चुका है, आप सबको जैसा कि पता है, सबको पता है ना। ये सेट 1 है आपका। सेट 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से इस चैनल के माध्यम से सॉल्व हुआ है, जैसा कि आप देखे हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं आपको लिंक मिल पा रहा है तब हम आपको बता दें कि मेरा नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर दिए हैं सबको ना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आना है। सबको नंबर पता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही है 90 26 20 66 20, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर क्या करिए, मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें जो है राजीव प्रकाशन अनसॉल्व का 2026 का लिंक चाहिए, आपको दे दिया जाएगा। यानी सेट 1 सेट 2 सभी उसी लिंक से मिल जाएगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सेट 2 को आप देख लीजिए, तब बेहतर रहेगा आपका। चलिए सेट 2 है आपका, ये सेट 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो मार्कर है इससे बाहर इधर जो है स्पेस आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। ये सेट 2 है आपका, 2025 का ओरिजिनल पेपर है, जैसा कि आपको पता है। और क्या है, इसका कोड जो है 822 BW है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, निर्देश फर्स्ट सेट 1 के निर्देश सभी पढ़े आप बेहतर से, सब पता है कि कैसे निर्देश रहता है। चलिए खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई दिक्कत, हमने हर एक क्वेश्चन को लिख दिए हैं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा पाएँ और PDF भी प्रोवाइड करवा पाएँ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व को सॉल्व करना कितना जरूरी है ये हम बता नहीं सकते। सातों सेट को अगर सॉल्व कर लेते हैं ना तो 100 में हम कह रहे हैं आपका जो है इसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अनसॉल्व से। मतलब 7 सेट सॉल्व करना कम बात नहीं होता है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़िए। कॉसेक A माइनस कॉट A क्या, उसके बाद एक कोष्टक में और उसके बाद एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस A का मान होगा। कॉसेक A होगा कि कॉट A होगा कि कॉस A होगा कि साइन A, त्रिकोणमिति का सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पर जो है क्या है, उसका ऑप्शन था उसको नहीं लिखे, ये तो हम पहले बता दिए। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर कोड। ठीक है, पेपर कोड 822 BB। ये हो गया आपका सेट 2, क्लास 10th का है, या नहीं लिखे बस क्लास 10th का है, सबको पता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको कैसे। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, ये क्या है आपका कॉसेक A, पहले क्वेश्चन को उतार लें क्या। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। कॉसेक A है माइनस क्या है आपका कॉट A है, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक में 1 प्लस क्या है कॉस A है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कॉसेक A बराबर आपको पता है कि 1/sin A होता है। एक की को तोड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना। कॉसेक A बराबर क्या होता है 1/sin A। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 1/sin A। फॉर्मूला तैयार होना चाहिए तभी ये सब क्वेश्चन होगा। कॉट A का मान कॉस A बटे साइन A होता है। कॉट A का मान कॉस A और बटे में क्या होता है साइन A, साइन ये होता है कोष्टक बंद। इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस कॉस A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 में जो है आपका ये, आपको पता है भिन्न का जोड़ होता है ना, तो उसी तरीके भिन्न का घटाना है, समझिएगा। साइन A 1, देखिए साइन A का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका साइन A ही मिल जाएगा। ठीक है, साइन A ही मिल जाएगा। साइन A से कट गया, बचा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस, ध्यान दीजिए साइन A से साइन A कट जाएगा, बचा 1। आपका 1 का गुणा कॉस A में होगा तो कॉस A। भिन्न का घटाना जोड़ तो आपको पता है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ये क्या आपका 1 प्लस में कॉस A, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 1 माइनस में कॉस A, यहाँ पर 1 प्लस में कॉस A। तो आपको ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक कोष्टक में A माइनस B हो और एक कोष्टक में A प्लस B हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। नहीं चल रहा है क्या ये,
इसको देखिए अब चलेगा, ये दूसरा है, इसको जो 1 माइनस ए माइनस बी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इसी के फॉर्म में इसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है। किसको, देखिए क्यों इस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में इसमें पूछा है सेट 2 में। अगर मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 अंक में पूछ ली, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा, तब आपको 2 अंक दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 1 अंक में जो पूछा वो एक ही अंक में पूछेगा, 2 अंक में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हर प्रश्न को बेहतर से तैयार करिएगा। चलिए अब देखिए ए माइनस से क्या है, ए माइनस कॉस ए, एक क्वेश्चन में ए प्लस कॉस ए माइनस बी ए प्लस, इसको क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार इसको ए माइनस 1 माइनस कॉस ए फिर 1 प्लस कॉस ए है। तो क्या करना है, पहले वाले पद का, जैसे पहले वाले पद का स्क्वायर किया यानी 1 है दोनों का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, और बटे में क्या है आपका साइन ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये फॉर्मूला आपका एक होता है, सबको पता है कि नहीं, फॉर्मूला इसके माध्यम से तैयार भी हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है यहाँ से, ठीक है, समझ जाएंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। इसके क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है आपका साइन ए, तो साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए है, तो एक साइन से एक साइन ए कट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन एक साइन बचा, साइन एक आपका बचा, ये बराबर हमने नहीं करते आए, ये दिक्कत कर देना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्या बचा आपका साइन ये बचा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन डी में मिल रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ से आप देख सकते हैं, अब क्वेश्चन को हम नहीं दिखाएंगे बार बार, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर ऐसे चलते जाएंगे, सभी क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए पढ़िए अब क्वेश्चन 2 को। एक क्या किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, यानी विषम संख्या आपकी आने की प्रायिकता होगी। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा, ठीक है। और आपको सबको हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करके हमने बताया पासा किसे कहते हैं। एक पासे में देखिए, एक पासे में जो संख्या होता है, एक पासा क्या होता है आपको पता है, जो पासा जो होता है, एक पासे में जो संख्या होता है, जैसे लूडो का गोटी होता है, एक पासा होता है जिसमें 6 साइड होते हैं, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, समझिएगा, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, 6 होता है। एक पासे में 6 मतलब 6 साइड होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 होता है, यही होता है। और कह रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें विषम संख्या क्या है, विषम, इसमें जो विषम संख्या क्या है, 1 हमारा विषम संख्या है, कामा 2 हमारा क्या सम संख्या, 3 हमारा विषम संख्या, 4 सम संख्या, और 5 जो है विषम संख्या, 6 सम संख्या। तो जो विषम संख्या में लिख दिए। और कहा है हमसे क्या, तो किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब इस पासे को एक बार फेंके तो कुछ तो गिरेगा, या तो 1 गिरेगा, या तो 2, या तो 3। तो यह कह रहा है हमसे कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होगा, यानी पीई बटा में पीई मतलब कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल संख्या बटे में अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम देखिए क्या, एक पासे में कुल कितने साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कुल परिणाम है। और अनुकूल परिणाम यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 जो है अनुकूल परिणाम है, तो 3 अनुकूल परिणाम, और बटे में कुल परिणाम 6, तो 3 1 3, 3 दूना 6, यानी प्रायिकता आपका क्या मिल गया, प्रायिकता बराबर आपका 1/2 मिल गया। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1/2 किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए।
निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। यानी इसमें से जो है, और अनसॉल्व से इस क्वेश्चन को देखें कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन को देकर यानी माध्यक वर्ग आपसे पूछा है, इसमें वर्ग अंतराल पूछा है आपसे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। इसका जो माध्यक वर्ग होगा वह क्या होगा, और ये समझते हैं माध्यक वर्ग क्या होता है। सबसे बड़ी तो आपको दिक्कत यह होता है कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो देखिए, जब आप माध्यक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, जब आपका L1 का मान जो होता है इसी में से मिलता है, यानी उसी को ही निकालना है, माध्यक वर्ग को। समझ गए? तो चलिए, सबसे पहले बारंबारता दिया, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका n का मान मिलता है। n बराबर, इसको ये क्या हुआ जी, ये 5 से 10 हमने कैसे लिख दिया, वेरी मिस्टेक। यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, ऐसे मिस्टेक 0 से 5, 5 से 10 यहाँ होना चाहिए, हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको आप काट देते हैं ताकि आप सबको पता रहेगा ना। यहाँ पर जो ये जो मिस्टेक हो गया, ये बहुत सही है कि हमको ध्यान में आए, वैसे भी ध्यान में आ जाता है जब हम जोड़ते संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर आपका 3 दिया है, यहाँ पर लिख दें क्या इस 3 को, चलिए, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं, बेहतर है। अब समझ जाइएगा, ऐसा नहीं, इतने छोटे बच्चे तो है नहीं। ये 3 है, फिर 2 है, फिर 5, तो फिर ये 1, इसको जोड़कर आप n का मान निकाल लेंगे। चलिए, आप निकालिए संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको f से डिनोट करते हैं, और संचयी बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, CF से। सबको पता, बट इसका काम नहीं है कुछ। ठीक है, तो चलिए निकालिए। अगर देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है सबको पता। पहले इस 3 को लिखेंगे, 3 को हमने लिखा, फिर उसके बाद जो होता है इस 2 को जोड़ेंगे, इसमें 3 में 2 ऐड करेंगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 में इस 5 को इसको जोड़ेंगे, इस 5 को मतलब जो इसके नीचे होता है, इसके नीचे 5 है, फिर इस 5 में इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसमें जो है इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा ना, फिर 14 में इसको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, एक को 15 हो गया। और जो यहाँ नीचे मिलता है यही आपका n का मान होता है। बारंबारता को जोड़ेंगे, जो यह मिला यही मिलेगा ना। तो 3 2 5 10 14 15 ही मिला। 15 क्या है आपका, विषम संख्या है, विषम। 15 जो हमारा विषम संख्या है, n का मान जो हमारा विषम संख्या मिला, तो जब n का मान जब विषम संख्या मिलता है तो आपका जो लगता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में 1 बटा में 2 होता है। ये लगता है 1 प्लस में 1 लग जाता है, बटा में 2 होता है, इक्वल टू n का मान 15 है तो 15 प्लस में 1 है तो 1, और बटा में 2 है तो 2। ठीक है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए। अब देखिए 15 और 1 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में बटा 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 8 बार में कटा, 8 मिला। अब 8 मिला जो आपका, 2 से 8 16, जो 8 बार में कटा, 8 जो आपका मिला, 8 किस संचयी बारंबारता में, इसीलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। 3 में तो मिलेगा नहीं, 5 के अंदर मिलेगा नहीं, 10 के अंदर मिल जाएगा। जब 10 के अंदर मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसका बारंबारता 5 मिल जाएगा इसका, और संचयी बारंबारता जस्ट इसके ऊपर वाला होता है। बट इसमें संचयी बारंबारता हमसे पूछा नहीं, हमसे माध्यक वर्ग पूछा है, तो बारंबारता 5 मिलेगा, और माध्यक वर्ग जस्ट इसके सामने जिसके अंदर ये मिलेगा, आपका माध्यक वर्ग ये मिलेगा 10 से 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग जो हमारा मिला है, माध्यक वर्ग बराबर क्या होगा, 10 से 15 है, 10 से 15 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है गाइस, इसमें ऑप्शन 10 से 15 जो मिल रहा है, 10 से 15 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, और क्वेश्चन को हमने लिख भी दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, पूछा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो सारणी का जो बहुलक, यही वर्ग अंतरा बहुलक वर्ग पूछा है। तो बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी बारंबारता आपका 12 है। तो 12 के जस्ट ऊपर क्या है, ऊपर क्या है 7 से 14, यही सबसे बड़ी, यही जो है इस सारणी में बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको हम लिख भी दिए हैं ताकि आपको जो है PDF देना रहेगा भाई, तो क्वेश्चन को लिखे रहेंगे तो बेहतर रहेगा ना, लगेंगे PDF मांगने। तो देखिए निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, सबसे बहुलक वर्ग जब भी पूछे, क्या पूछे, बहुलक वर्ग, ध्यान में रहना चाहिए आपको। बहुलक वर्ग जब पूछे तो बारंबारता सबसे बड़ी क्या है, 12 है, 12 है, और 12 के जस्ट सामने वर्ग अंतराल 7 से 14 है। तो लिखेंगे हल
बहुलक वर्ग जो है बहु, अक्सर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में ही पूछता है, 2 अंक में पूछता नहीं, सिंपल होता है ना। तो बहुलक वर्ग जो आपका है क्या 7 से 14 है, 7 से 14 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देख सकते हैं 7 से 14 हमारा ऑप्शन डी में मिला, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए, दिखाई दे रहा है ना आप सबको बेहतर से। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं जब, तो क्या आप यहाँ से देखेंगे, वहाँ बेहतर से दिखाई भी देगा। अनसॉल्व से क्वेश्चन तो देखे ही है, चलिए पढ़िए। जब बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, जब बच्चे के पास जो एक ऐसा पासा है, देखिए एक ऐसा पासा बताने जा रहा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, यानी एक पासे में 6 साइड होते हैं, उसके फलकों पे 1 2 3 4 करके नहीं अंकित है, उस पर जो अंकित है ABCDE, ठीक है, ABCDE फिर A, यानी 6 साइड है, 6 साइड के पहले साइड पे A, फिर दूसरे पर B, फिर तीसरे पर C, फिर चौथे पर D, फिर पांचवें पर E, फिर छठे पर A, यानी A जो है 2 बार है और सब, और जो है एक ही बार है सब। उसके बाद क्या आ रहा है, यदि पासी को एक बार फेंका जाता है, पासी को हमने एक बार फेंक दिया, ठीक है, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता, A जो है प्राप्त होने की प्रायिकता आपसे पूछा है तो बहुत ही बेहतर है। चलिए A प्राप्त होने की प्रायिकता अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए कुल परिणाम जो है आपके, कुल परिणाम जो आपकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, यही है 6 साइड है, तो 6 हमने लिख दिया। और अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम जो है आपका, देखिए A प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है ना, A प्राप्त होने की प्रायिकता, तो देखिए A कितनी बार, 1 बार 2 बार, इसमें तो अनुकूल परिणाम 2 है तो 2 हमने लिखा। तो प्रायिकता बराबर PE, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 2 और बटा में कुल परिणाम 6, तो 2 कलम 2 2 3 6, 1/3, प्रायिकता बराबर क्या मिला, 1/3 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, 1/3 जो है आपका 1/3 जो है आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। cot थीटा इक्वल टू 8/15 है, तो साइन थीटा का मान होगा 1 नंबर में अगर पूछ लिया ना तो समझ लीजिए बड़ी बात है आपका, जो शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन 2 अंक में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 1 अंक में पूछा है, अक्सर ये 2 अंक में पूछता है। ठीक है, क्या है आपका, हल लिखिए और यहाँ पर देखिए क्या है, cot थीटा इक्वल टू कितना, 8/15। ठीक है, और हमसे पूछ लिया है साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी साइन थीटा का आप मान बता दीजिए। तो यहाँ से देखिए लाल बट्टे का आपको ये सब पता होगा, सब पढ़े होंगे सब बच्चे, सबको हमने बताया। लाल बट्टे का यानी साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, और cot थीटा साइन कॉस 10, और फिर उल्टा इसका cot A होता है। cot जो होता है आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, ये फिर से कर्ण बट्टा आधार होता है, cosec आपका कर्ण बट्टा लंब होता है। तो यानी जो 10 का उल्टा होता है साइन कॉस 10, 10 का उल्टा जो cot होता है। ठीक है, तो cot क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी ये आपका आधार है और ये जो है आपका लंब है। ठीक है, आधार और लंब आपको पता है, और साइन थीटा में आपका लंब और कर्ण होता है। लंब आपको पता है 15, बट कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण पता करिए ना, तभी तो साइन थीटा का मान ज्ञात हो पाएगा। तो चलिए इसके लिए आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज जिसका नाम, और इसका नामकरण भी कर दीजिएगा। 2 अंक में कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसका नामकरण ABC, यहाँ पर कोण बना लीजिए। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, और ये जो होता है जस्ट इसके नीचे वाला ये जो लंब, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, समझ गए। और लंब आपको कितना दिया है, लंब आपका 15 है भी, तो यहाँ पर 15 लिख भी सकते हैं। ठीक है, और ये आपका आधार है, ये भी जो है आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, और आधार भी आपको पता है, आधार हमारा 8 है, तो 8 हमने लिख दिया। ठीक, कर्ण नहीं पता, कर्ण निकालना है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, वो हल तो हो गया। त्रिभुज ABC में इसका मान निकालना है, कर्ण का मान। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय,
इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा अनसॉल्व सॉल्व कर, शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे सब पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, कर्ण जो है आपका निकालना है हमको, तो कर्ण स्क्वायर रहेगा इक्वल टू लंब हमारा क्या 15 है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 8 का है तो 8 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। कर्ण का स्क्वायर हटा दीजिए, आपको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण स्क्वायर का तो मान नहीं निकालना है, तो स्क्वायर जैसे हटाएंगे के यानी कर्ण बस लिखेंगे इक्वल टू, जैसे हमने स्क्वायर हटाया ये संख्या अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 225 प्लस में 64 अंडर रूट में गया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट में इसको जोड़ेंगे तो 4 9 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। सही है, 289। और 289 का वर्गमूल सबको पता है कि 17 गुणे 17 होता है, 289 17 गुणे 17 होता है। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है ना, डायरेक्ट हम 17 लिखना जा रहे थे, बट 17 गुणे 17 यानी जो अंडर रूट में 2 बार संख्या होता है एक बार निकाल लीजिए, कर्ण का मान आपका 17 मिल गया। ठीक है, यानी इस कर्ण के मान जो 17 मिला और हमारा साइन थीटा मान निकालने के लिए बहुत आसान हो गया। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के थीटा का ही मान निकालना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, और लंब हमारा क्या है साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 15 है तो 15 लिखे, और कर्ण हमारा क्या 17 निकला है, 17 ही निकला है तो 17 लिखेंगे, यानी साइन थीटा का मान जो मिला 15/17 मिला, यही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है 15/17, आप यहाँ पर देख लीजिए 15/17, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या, कॉसेक 60 अंश का मान, भाई एक अंक में पूछा है, किसको नहीं पता है भाई, कॉसेक 60 अंश का मान क्या होता है 2/√3, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का कॉसेक 60 अंश का मान है, ऑप्शन भी दिया है, तो कॉसेक 60 अंश का जो मान होता है 2/√3 होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप ढूंढने लगेंगे कि सर कहाँ करवाए हैं पीडीएफ देते समय, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ना ब्लैक पेन से, ताकि आप सबको पता रहेगा कि ये भी क्वेश्चन हुआ है, जितना हल्का क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था, कॉसेक 60 अंश का मान हमसे पूछा था, क्या पूछा था, कॉसेक 60 अंश का मान। तो कॉसेक 60 अंश का मान जो होता है ये हमने बता दिया, कॉस यहाँ से हल, कॉसेक 60 अंश का मान अंडर रूट सॉरी क्या बताएं 2/√3 ना, 2/√3 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा ना 2/√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, साइन की इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में देख रहे हैं, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा होगा कितना होगा कितना होगा, देख सकते हैं सभी ऑप्शन को, तो इसको सॉल्व करके तो पता चलेगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लिख दिए। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल, और क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या है आपका, दिखाई दे रहा है आपको ना, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा, यही है क्वेश्चन में। ऐसे करिए तो देखिए दोनों पर स्क्वायर है, इसको क्या करिए कोष्टक के बाहर स्क्वायर को कोष्टक में इसको करके होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कॉसेक थीटा बट्टा में सेक थीटा का पूरा होल स्क्वायर हो गया, इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, ये अभी नहीं लगाना चाहिए था, चलिए 1/sin थीटा, और बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा, सही है। इस टोटल का हम स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन पर, 1/sin थीटा जब है आपका, इसको आप क्या करिए 1/sin, ये बटे के रूप में है, और ये पूरा भाग, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो गुणे के रूप में जाएगा, यानी इसका देखिए इस अंश में जो गुणा होगा इसके हर से, जो नीचे में बटे में है इसके हर से, यानी cos थीटा से गुणा होगा,
इसका गुणा इसमें हो जाएगा और 1 का गुणा साइन थीटा में हो जाएगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का 1 में गुणा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और बटे में 1 का गुणा साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये बराबर करिएगा, इसका क्या है स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लीजिए कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर और इसको हम क्या लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है आप देख सकते हैं, किससे अनसॉल्व से देख सकते हैं। कॉट थीटा किस में है भाई आपका कॉट थीटा ऑप्शन डी, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा नहीं कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए HCF 35, 49 का 7 है ना, इन्हीं दोनों का HCF 7 है और इन्हीं दोनों का एलसीएम पूछ लिया इन दोनों संख्याओं का। चलिए सिंपल है और ऑप्शन भी आपके सामने पढ़ लीजिए एक बार और। HCF यानी 35 और 49 का 7 है और एलसीएम पूछ लिया, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या हो जाएगा और HCF आपका हो जाएगा एलसीएम पूछ लिया। फॉर्मूला सबको पता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF। ठीक है, HCF गुणे एलसीएम किसको पता, देखिए इसको मौसौ कहते हैं हिंदी में और इसको लौसौ, और उन सब का फुल फॉर्म तो आप सबको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक और HCF का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बट फुल फॉर्म तो आपका पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन में आता है। चलिए देखिए आपका जो इसमें एलसीएम पूछ लिया और HCF दूसरी संख्या पहली संख्या सब दिया है, जरूरी नहीं होता है आपको जो है कभी कभी क्या होता है HCF एलसीएम दे दिया रहता है और दूसरी संख्या पहली संख्या दे दिया रहता है, पहली संख्या तो दूसरी संख्या पूछ लेता है कुछ भी, यानी इस फॉर्मूले से आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए 35 है तो हम 35 रखेंगे, गुणे में दूसरी संख्या 7 है 49 है तो हम 49 को रखेंगे इक्वल टू HCF हमारा कितना है 7 है, इन दोनों संख्या का HCF 7 है तो 7 और गुणे में एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम लिख लीजिए। 7 को इधर भेजेंगे तो बट्टे में आएगा, यानी 35 गुणे में 49 बट्टे में आपका 7 हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम। 7 से कटा 7 पचे 35 5 बार में। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 5 गुणे 49, 5 गुणे 49 बचा एलसीएम यानी 5 का गुणा 5 9 45 का 5। ठीक है, 5 का गुणा होगा 5 9 45 का 5, हासिल मिला 4, 5 चौक के 20 4 24, हासिल को भी जोड़े 24 245। एलसीएम क्या मिल गया 245 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 245। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दो संख्याओं 306 और 657 का HCF ऑप्शन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को लिख दिए बेहतर रहता है, लिखे रहते हैं ना। अगर इसका HCF पूछा है बहुविकल्पी में पूछा है तो जिस तरीके से आप उस तरीके से इसका HCF निकालिए, या आप डायरेक्ट फॉर्म 306 से 657 में भाग डालते जाइए जैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका वो, या तो आपका इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, हम तो सिंपल लगता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसी तरीके से निकालते हैं HCF चाहे एलसीएम। ठीक है, चलिए 306 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इसको 2 से काटेंगे कट जाएगा, जोड़िए देखिए 2 एक नम 2 बचा, एक यहाँ के देंगे 10 2 पच्चे 10 बचा कुछ नहीं 2 3 6 153 बार में कटा 2 से, फिर 153 जो है 2 से कटेगा ही नहीं 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 एक नम 3 51 17 से कटेगा, सबको पता है 17 51 3 से काटिए ना, क्यों 17 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, 3 से 51 3 से कटेगा यानी 17 3 51 होता है, 3 एक नम 3 2 बचा 2 यहाँ देंगे 21 3 7 21 17 बार में काटा 17 जो है आपका 17 से ही कटेगा, 17 कम 17 ये हो गया। और फिर 657 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा ही नहीं, जोड़िए टोटल को जोड़िए, 3 से कटने वाली संख्या मिल रहा है तो 6 5 11 11 7 18 होता है, 18 3 से कटने वाली संख्या यानी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक नम 3 बचा आपका 2 2 यहाँ देंगे 27 3 9 27 219 मिला, 219 3 से कटेगा,
हाँ कट जाएगा, 3 7 21 3 3 का 9, 3 7 21 3 3 का 9, 73 जो है आपका 73 से ही कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए 36 का जो अभाज्य गुणन है 306 का, सॉरी 306 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या मिला 17 मिला। और जो हमारा मिला है 657 का अभाज्य गुणनखंड वो मिला 3 गुणे 3 गुणे 77 मिला। तो HCF क्या होगा इसका, HCF ही पूछा था, जो मिलेगा वही, 2 तो इसमें है नहीं तो 2 तो नहीं होगा, कट जाएगा। ये 3 जो है इस 3 से मिल गया, यानी 1 3 बाहर हो गया। ये 3 जो है इस 3 से मिल गया, फिर 1 3 बाहर हो गया। ये 17 इसमें 17 नहीं तो HCF नहीं होगा, 73 इसमें भी 73 नहीं, यानी HCF जो मिला आपका HCF 3 3 का 9 हो जाएगा। HCF हमारा क्या मिल गया 9 मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन HCF आपका 9, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 11वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर है। चलिए ऑप्शन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएम क्रमशः 168 ठीक है तथा 6 है। मतलब समझ रहे हैं, दो संख्याओं के जो है एलसीएम एवं एचसीएफ, ये आपका एलसीएम है यानी दो संख्याओं का एलसीएम 168 है तथा उसका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 24 है यानी पहली संख्या जो है 24 है तो दूसरी संख्या होगी, यानी पहली संख्या 24 दे दिया, दूसरी संख्या पूछ लिया, तो यहाँ से हम लिखेंगे और हल। और आपको जो है पहले ही हम बताएं इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली ठीक है संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही ठीक है। तो कि पहली संख्या तो आपका दिया नहीं है, सॉरी हाँ सही है, पहली संख्या तो यदि एक संख्या 24 है यानी पहली संख्या दिया है जी 24 है, पहली संख्या आपका 24 है तो 24 रख दीजिए गुणे दूसरी संख्या होगी, यानी दूसरी संख्या पूछा है हमसे तो दूसरी संख्या आपकी दूसरी संख्या ही रहेगी इक्वल टू HCF, इन दोनों का HCF 6 है तो 6 गुणे में LCM क्या है, LCM हमारा जो है 168 है तो 168। देखिए 24 को हम उधर भेज देंगे यानी दूसरी संख्या इक्वल टू, यहाँ पर गुणे में है ना 24, इससे तो बटे में जाएगा इसके, यानी 6 गुणे 168 बटा में क्या हो गया 24। अब देखिए 12 से भी कट रहा है, 12 से भी, 12 से 2 बार में कटा, देखिए 12 एकम 12 बच्चा 4 4 यहाँ देंगे 48 होगा, 12 चौक 48, 14 बार में 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 6 का गुणा 7 में 7 6 सत्ते 42, दूसरी संख्या बराबर 42। ऑप्शन किस में होगा सही, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन की। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 42 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, बेहतर प्रश्न है आपका। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को भी देख लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। बिंदु ए कामा ए का जो बिंदु ए जो है इसका निर्देशांक a कामा b और बिंदु b जो है इसका निर्देशांक 2a कामा 2b के बीच की दूरी होगी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक बिंदु है और ये जो है आपका दूसरा, इस बिंदु का नाम a और इस बिंदु का नाम b, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी a b यहाँ से लिखिए हल। ठीक है, a b की दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी, एक बिंदु ए है या बी बिंदु ए है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा है। फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, सबको पता है कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और कोई आपके सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते होंगे और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, x2 का मान क्या है, देखिए आपका x1 y1 का मान होता है, आपका x2 y2 का मान होता है जो निर्देशांक होता है। ठीक है, तो x1 का मान 1, x2 का मान क्या 2a है तो 2a रखिए, माइनस में x1 का मान a है तो a रखिए का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2b है 2b, माइनस y1 का मान b है तो b का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए 2a में से a घटेगा तो a बचेगा a का स्क्वायर, प्लस 2b में से b घटेगा तो b बचेगा का
बी का स्क्वायर, यानी मिला कि आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जिसमें होगा ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा। समझिए इसमें किस में है आपका क्या समझना है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा ना। ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 को बेहतर से पढ़िए और ऑप्शन कौन सा सही होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और हमें 100 में 100% पता है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को अपने से कर ही नहीं पाएंगे। और जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा अपने से ना, समझ लीजिए उसकी तैयारी मैथ में कुछ हो चुकी है। ठीक है, पढ़िए। यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त बन गया। ओहो, गलत ना बने, चलिए थोड़ा सा गलत हो जाता है बट आपको एग्जाम में प्रकार ले लेना, अच्छे से बनाना है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है और केंद्र से जो यहाँ परिधि तक की दूरी होता है यही त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पहले ही दे दिया। ठीक है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी P जो है इस पर स्पर्श बिंदु है, ठीक है, तो PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा है, यानी ये आपका O बिंदु है, केंद्र आपका O बिंदु है। यहाँ पर कोई जो है बाहरी बिंदु Q है। ठीक है, यहाँ पर कोई कह रहा है कि बाहरी बिंदु Q है और PQ जो है केंद्र से जाने वाली एक क्या है, यहाँ से P पर स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त हो गया, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी बिंदु P पर जो है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ इस वृत्त पर, तो इस पर जो है स्पर्श रेखा है, तो हम एक स्पर्श रेखा दे दिए। Q बिंदु से एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा, इस स्पर्श बिंदु का नाम P है, तभी तो PQ जो स्पर्श रेखा है। उसके बाद केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q है, यही जो है रेखा केंद्र बिंदु Q है। ठीक है, पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर, ये जो PQ है, ये PQ जो है कितना है, 12 सेमी है। समझ गए, 12 सेमी। ठीक है, और सेमी है तो OQ की लंबाई, O से लेकर Q तक की लंबाई क्या होगी। और देखिए इसका केंद्र जो है आपका कितना है, केंद्र यदि केंद्र का रहा है, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी अगर इस केंद्र से इस स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो ये आपका त्रिज्या ही है, समझिएगा। और ये त्रिज्या जो है OP जो कितना है, 5 सेमी है, तो 5 सेमी हमने लिख दिया। अब जब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज क्या बना है आपका, समकोण त्रिभुज OPQ बना है, OPQ बना है। और इसका जो कर्ण होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है, जो 90 अंश का सामने वाली भुजा एक कर्ण होता है। ठीक है, और ये जो है आपका जो लंब पड़ता है, केंद्र से कभी स्पर्श बिंदु से पड़े तो ये आपका लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। और ये आपका आधार हो जाएगा, समझ गए, ये जो PQ है आधार हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, मतलब समझ गए, आपका OQ का मान निकल गया और हमसे OQ की लंबाई पूछा है, सिंपल है। तो चलिए यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ से हल लिखिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज POQ में, OPQ में लिख लेते हैं। POQ क्या, OPQ में, ठीक, OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। कर्ण क्या है आपका, कर्ण जो हमारा OQ है, तो हम OQ लिख देते हैं इक्वल टू OQ का, ये OQ का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा OP है, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, आधार हमारा PQ है, तो PQ का स्क्वायर। समझिए, तो OQ का हमें मान ही पता करना, OQ स्क्वायर होगा। OP का मान हमारा O से P तक का मान यानी 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर दिए, प्लस PQ का मान हमारा 12 है। ठीक है, तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे, OQ इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है,
प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे बराबर की इधर की संख्या अंडर रूट में चली जाएगी। ओ क्यू बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 प्लस में 144। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट में 25, 5 और 4 9 और 2 1 4 6 और 1 169 और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, क्योंकि 13 गुणे 13 आपका 169 होता है, यानी ओ क्यू इक्वल टू आपका 13 सेमी होगा। क्या होगा 13 सेंटीमीटर, हाँ सेमी में लंबाई, ओ क्यू का मान 13 सेमी होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और देखिए ये सब 2 अंक में बहुत ज़्यादा आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सही है 13 सेंटीमीटर, 13 ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख लीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन हमने आपको दिखाया है किसको, अनसॉल्व को। ऑप्शन बहुत बेहतर है। और कौन कौन से भुजा आपस में जो बराबर होंगे तभी त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, देखिए पहले तो आप 2 त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले हल लिखिए क्या कहा, फिर पढ़िए त्रिभुज ABC, तो हम त्रिभुज एक ABC बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया जिसका नाम त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और हम बिल्कुल इसी प्रकार बना लेते हैं, त्रिभुज DEF हमने बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए कहा है कि कोण B जो है कोण E बराबर है, एक कोण B जो है इस कोण E के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपका कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर, और जब कोण E जब बराबर होगा तो आपका AB, जब कोण AB बराबर कोण U होगा तो इसलिए AB भुजा बटे DE भुजा बराबर होगा किसके, BC भुजा बटे EF भुजा के, BC बटे EF भुजा के, और यह बराबर होगा तो ये जो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे किस कसौटी से, तो यस से, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये जो त्रिभुज दोनों हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा साइड एंगल साइड से। मतलब कोण B जो होगा कोण E के बराबर, और AB भुजा जो होगा DE भुजा के बराबर होगा, BC भुजा जो होगा EF भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो है ये साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DEF है। ठीक है, समझ गए। और जो त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे बेहतर से, उनको बेहतर से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, पढ़े हैं कि नहीं MMK स्टडी क्लासेज से, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल बेहतर से। अब क्या बार बार हम दिखा दें, अच्छा कौन सा ऑप्शन सही हुआ है आपको तो बताना अनिवार्य ही है ना, इसका किसका, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, AB बटा DE बराबर BE बटा EF। सही है, पढ़िए 7 सेमी त्रिज्या और इसको सॉल्व करिए, बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की, इसमें चित्र नहीं बनाना, 7 सेमी त्रिज्या मतलब कह दिया है, हल करिए, यानी R का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर R का मान, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है, यानी त्रिज्य खंड का कोण यानी थीटा का मान 90 अंश दे दिया, थीटा का मान जो है 90 अंश है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है πr² थीटा बटे में 360 होता है, यही जो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 360 अंश होता है। ठीक है,
चलिए सॉल्व करिए। इसमें देखिए पाई का मान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई का जिक्र नहीं, यानी पाई के साथ नहीं दिया मान, तो पाई का मान रखेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 रख दीजिए। और जो है यहाँ पर नीचे 360 है, 360 कर लीजिए अंश, ठीक है। और गुड़े 22 की जगह आर है, आर का मान 7 है तो आर स्क्वायर है, तो 7 गुड़े 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुड़े थीटा का मान 90 अंश, तो हम 90 अंश रखते हैं, 90 अंश। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक के 36, 4 बार में कटा। अब देखिए 4 से 2 बार में कटा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, और 2 से 11 बार में कटेगा। ध्यान दीजिए इस 7 से 7 कट गया, बचा आपका 11 गुणे 7 और बटे में 2 बचा, ठीक है। तो यानी 11 गुणे में 7 और बटे में बचा आपका 2। तो 11 7 कितना होता है 77, और बटा में 2। अगर 77 में आप 2 से भाग डालेंगे तो कितना मिलेगा, 38.5 तो ही मिलेगा ना। तो 38.5 सेमी स्क्वायर लिख लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला, इसलिए सेंटीमीटर में था सब, ये त्रिज्या सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, वो 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। 15 का जो ऑप्शन, सॉरी 15 था, 38.5 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए और चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतर प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए पाई का मान ही नहीं रखना, क्योंकि पाई में सब मान दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए ध्यानपूर्वक और बहुत बेहतर से पढ़िएगा आप सब, ठीक है। एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले, यानी ये खिलौना जो 4 सेमी उसका त्रिज्या है वाले एक शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 12 सेमी है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक क्वेश्चन 1 अंक में बहुत कम पूछता है, अगर पूछ लिया तो सॉल्व करना जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, 4 अंक से 6 अंक में भी पूछ लेता है प्रश्न ऐसा, ठीक है। अगले सेट यानी सेट 1 में जब हम करवाए थे ना, तो उसमें शायद जो है आपका क्वेश्चन पूछा था 4 अंक में, जो 6 अंक में यही प्रश्न था बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा अंतर था। देखिए कह रहा है एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाला है, एक शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी पहले तो आपको एक अर्धगोला बनाना है, तो ये जो है हमने क्या कर लिया, अर्धगोला बना लिया। ये आपका अर्धगोला, क्यों अर्धगोला पहले बनाया है, क्योंकि इस पर जो है एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर है शंकु, ठीक है। ये हमने एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है। अर्धगोले पर इस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक शंकु है, एक खिलौना है आपका, और इस अर्धगोले पर हमने एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया। कह रहा है कि एक खिलौने का 4 सेमी त्रिज्या वाले, यानी जो इसका त्रिज्या है, यही आपका त्रिज्या होता है। ये अर्धगोले का, ये जो है शंकु का 4 सेमी त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या, यानी r बराबर 4 सेंटीमीटर है। और इसका भी त्रिज्या, इसका किसका, ये जो आपका त्रिज्या किसका, इस अर्धगोले का त्रिज्या, ये भी 4 ही सेंटीमीटर, दोनों समान है, ठीक है। तभी ना कह दिया पूरे खिलौने का जो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसका भी और इसका 4 ही सेंटीमीटर है। तो एक खिलौने का 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का, शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, उसी त्रिज्या मतलब समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला है, इस शंकु जो इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो है शंकु की ऊंचाई हो जाती है यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक शंकु की ऊंचाई होगी, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है, ये दोनों शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है यह कितना है 12, यानी L बराबर 12 सेंटीमीटर सेमी है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतर प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल। मान लीजिए आपका कहीं 4 अंक में आ जाए, ये तो 1 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पहले शंकु का अर्धगोले, शंकु तथा, शंकु का नहीं, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या समान है दोनों का, ठीक है, समान है, ठीक है। मतलब कि r बराबर 4 सेमी है, समझ गए।
सेंटीमीटर है और ये एल बराबर 12 है, यानी एल बराबर 12 सेंटीमीटर है तिर्यक ऊंचाई। ये दोनों हैं। और हमसे पूछा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या है, पहले अर्धगोला और शंकु है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला जो होता है 2πr²। इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लग गया। प्लस में फिर एक शंकु है, इसमें शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी πrl होता है πrl। इन दोनों को जब जोड़ देंगे आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई को रहने देना, पाई नहीं रखना है, पाई का मान, यानी ये 2 है। इन दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी पाई इसमें भी पाई, आर भी इसमें आर भी कॉमन आ गया। और यहाँ पर अब नहीं कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर पाई कॉमन और एक आर बचा तो 2r प्लस पाई कॉमन एल बचा सिर्फ एल। ठीक है, पाई का मान रखना नहीं, पाई गुणे में आर का मान 4 है तो 4 और 2 गुणे आर का मान 4 है प्लस एल का मान 12 है। सब पता है ना, यहाँ पर देख सकते हैं किसका क्या मान है। ठीक है, चलिए ये आपका 4 पाई हो जाएगा। और इसको देखिए 2 चौके 8 प्लस 12। ठीक है, तो ये आपका 4 पाई गुणे 8 12 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 का गुणा 4 में करेंगे 80 पाई हो जाएगा। हमने क्षेत्रफल निकाला खिलौने का, इसलिए सेमी स्क्वायर होगा या इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर करिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से देख सकते हैं 16 नंबर था ना, यानी 80 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर देख सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बहुत बेहतर प्रश्न है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। शून्य ज्ञात करना है, सिंपल, यानी पहले इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसको द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बना दीजिए, तब आपका आसानी से शून्य ज्ञात हो जाएगा। हल x² प्लस 7x प्लस 12 है, तो इसको द्विघात बहुपद है, इसको इक्वल टू करके 0 द्विघात समीकरण बना लिए। अब शून्य ज्ञात हो जाएगा आसानी से, इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो शून्य ज्ञात होगा। तो देखिए इस 7 को ऐसा 7 को फैक्टर करना, तोड़ना। यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक 1 का गुणा 12 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 ही मिलेगा। यानी संख्या जो आपका दो संख्याओं में ऐसे फैक्टर करिए, 7 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर उन्हीं दोनों संख्या का 12 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर, यहाँ चिन्ह प्लस है, यानी उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 7 आना चाहिए। तो वैसी दो संख्या, तो देखिए 4 और 3 को जोड़े 7 और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, 4 3 में टूट गया, x² प्लस 4 प्लस में 3, 7 को तोड़ दिए, 4 3 7 होता है और 4 3 12 होता है, सही। x है 12 तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, सही है। चलिए x² प्लस 4 का x में 4x प्लस चिन्ह प्लस 3 का x में 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, सही है। इन दोनों में कॉमन x है, यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर यह प्लस 3 कॉमन होगा, x प्लस 4 मिल जाएगा, सही है। सब पता है आपको। देखिए इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, x प्लस 4 को हमने लिख लिया, इसको एक साथ, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। शून्य ज्ञात हो गया आपका, x प्लस 4 को इक्वल टू 0 को एक बार 0 के बराबर करिए और इसको भी एक बार 0 के बराबर करिएगा, यानी x बराबर -4, एक शून्य का आपका -4 मिला और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3, यानी शून्यक जो मिले क्या मिले, शून्यक जो मिला क्या मिला, माइनस में 4 का माइनस में 3 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी देख लीजिए। अब देखिए जो है आपका इसका ऑप्शन ये सही है और 18 नंबर क्वेश्चन को यहीं पढ़ लीजिए और ऑप्शन को भी देख लीजिए, बहुत बेहतर प्रश्न है आपका। और क्वेश्चन को तो हम लिखे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बहुत किए होंगे, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 18, रैखिक समीकरण युग में जो है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14 फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। दो समीकरण है, इन दोनों को समीकरण ले लेना है, हल करिए और x और y का मान देकर ऑप्शन में कहा, देखिए x का मान इतना, y का मान इतना, यानी x और y का ही मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं है आपका। तो देखिए x प्लस वाई
इक्वल टू 14 जो पहला है इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए, ठीक है। और इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। आपको मन करना है तो प्रतिस्थापन विधि से करिए, मन करना है तो वज्र गुणन विधि से करिए। किस विलोपन विधि से शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से सॉल्व होता है। ये क्या आपका x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। पहले से माइनस में प्लस में कुछ दिक्कत नहीं होगा, इसको समीकरण 2 ले लीजिएगा। क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जोड़िए तो आपका ये 2x हो जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा, इक्वल टू 14 2 16। 2 को उधर भेजेंगे बटे, यानी 2 1 2 2 8 16। इधर भेजेंगे तो बटे में ही आएगा, यानी कटेगा ही तो x बराबर 8 मिला। x का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब इसी x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण फर्स्ट x का मान 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 14। 8 को उधर भेजिए, y इक्वल टू 14 माइनस में 8, तो y इक्वल टू 6। ए जो है, अतः x बराबर 8 कामा y बराबर 6, यही हमारा आंसर है। किसमें, किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ये तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, x बराबर 8 y बराबर 6। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो k का मान होगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है, और मूल समान होता है तो फॉर्मूला आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगता है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना, यहीं पर k है, इसी का k का मान ज्ञात करना। हल करते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे। तो आपका समीकरण जो दिया है kx² दिखाई दे रहा है ना आप सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना। और प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या है, 2 अंडर रूट 6x है, उसके बाद प्लस में 3 है, इक्वल टू 0 है, यही है ना। अब देखिए k जो है आपका, सॉरी हाँ, क्या है, मूल समान है, यानी a b c का मान पता होना चाहिए। a का मान क्या हो जाएगा, a k हो जाएगा, x² का गुणांक। b का मान जो होगा क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 अंडर रूट 6 है, यही होगा b का मान। c का मान क्या होगा आपका, ये 3 है तो 3 हो जाएगा c का मान, ठीक है। तो अब देखिए, मूल समान है, मूल समान है। मूल समान जब होता है फॉर्मूला क्या लगता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान रखिए, b का मान 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुणे a का मान k है तो k रखिए, इक्वल टू c का मान जो है 3 है तो हम 3 रखेंगे, सही है, इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अंडर रूट 6 का, यानी अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 करेंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर गुणे में अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 6 का स्क्वायर हमने किया, माइनस 4 के, यानी 4 का गुणा किए में 4 के, और 4 यहाँ 12 के हो गया, 12 के इक्वल टू 0। ये क्या है, 6 चौके 24 माइनस 12 के इक्वल टू 0। 24 12 जी उधर भेज दीजिए 0 के तरफ, तो माइनस 12 के इक्वल टू उधर जाएगा 24, माइनस में 24 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा, 12 को उधर भेजेंगे बटे में आएगा, पहले काट लीजिए, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी k बराबर क्या मिल गया, 2। और k का मान ही ज्ञात करना, तो k का मान क्या मिला, 2 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। AP मतलब कि समांतर श्रेणी -6 कामा -4 कॉमा -2 का 7वां पद होगा। सिंपल क्वेश्चन है, A1 A2 A3 तक दिया है, उसके बाद A4 A5 A7, ये 7वां पद ही पूछा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको प्रथम पद पता कर लीजिए, क्योंकि A7 बराबर A प्लस में 6D आपको पता है, बहुत बार हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बताए थे। तो प्रथम पद A बराबर आपका -6 दिया है, और D का मान ज्ञात कीजिए, D बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो A2 क्या आपका, A2 माइनस में 4 तो माइनस में 4, फिर माइनस A1 होता है, A1 क्या है -6 तो -6, तो D बराबर -4
और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो डी बराबर 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, यानी डी का मान 2 मिल गया और ए का मान 6 है। तो आपको सातवां पद ज्ञात करना है, यानी A7, और A7 बराबर पहले तो ए को लिखिए, ए प्लस में 7 से कम 6 होता है, 6D। A7 ज्ञात हो जाएगा। ए का मान आपका -6 प्लस 6 गुणे में डी का मान 2 है ना, -2 नहीं 2, ठीक है। -6 प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 6। देखिए 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी A7 सातवां पद जो मिला हमारा 6 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके, जो एक एक नंबर के थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ठीक है। अब चलिए किस पर चलते हैं, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। अब 2-2 अंक वाला प्रश्न मिलेगा, 4-4 अंक वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो पहले वर्णनात्मक यानी खंड ब का पहला सभी भाग कीजिए, मतलब इसमें पहले में जितने प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्नों को करना है, यानी 4 तक प्रश्न है, यानी 4 तक प्रश्न को करिए, ठीक है। पहला इसका पहले का क क्या है आपका, पहले का क जो है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस में √2 एक अपरिमेय संख्या, और ये जो चैप्टर 1 से पूछा हुआ क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से, सबको पता है, ठीक है। बहुत बेहतर प्रश्न है, आपका 4 अंक में भी पूछ लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से। ये क्या आपका क नंबर है, सिद्ध कीजिए 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या। इसको देखिए इसका अपोजिट मानना पड़ता है, यानी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, इसको मान लेना है कि पहले आपको परिमेय संख्या मान लीजिए, कल्पना करिए, बात एक ही है। तो हम लिखते हैं हल। कभी कभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई सर आपको लिखेंगे कल्पना किया कि, कोई सर लिखेंगे मान लिया कि, तो हम लिखते कल्पना किया कि, ठीक है, कल्पना किया कि, कल्पना किया कि जो ये आपका 6 माइनस में √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, इसको सिद्ध करना है ना अपन, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। बेहतर है, सिद्ध कीजिए 6 माइनस √2 6 माइनस √2 अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हमने कल्पना कर, यानी मान लिया, कल्पना किया, बात है कल्पना किया कि 6 माइनस में √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है इसलिए इसको, ये जो परिमेय संख्या जब इसको मान लिए तो P/Q के बराबर होगा, यानी 6 माइनस में √2 बराबर होगा P/Q के। और यहाँ पर लिख लीजिएगा जहाँ P तथा Q, ठीक है, P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य, ये लिखना जरूरी रहता है, अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं के, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिनका मौसा 1 होता है, मतलब P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इतना लिख लीजिएगा। ये जो है आपका जरूरी होता है, Q नॉट इक्वल टू मतलब कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। आप करिए अब गुणा, 6 को इधर भेजिए, नहीं तो -√2 को उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, और P-Q को इधर ला लीजिए, सही रहेगा। तो ये आपका 6 रहेगा, P-Q इधर आएगा, माइनस में P/Q हो जाएगा, इधर था प्लस में, बराबर किधर आया माइनस में, बराबर √2 उधर गया प्लस में 2, ठीक है, हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया। इसका गुणा इधर करेंगे 6Q हो जाएगा, 6Q माइनस में P बटा में आपका Q हो जाएगा इक्वल टू √2। अब यहाँ से देख रहे हैं कि √2 बराबर और ये क्या है आपका, √2 को हम इधर लिख लिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका 6 माइनस P/Q है और इक्वल टू √2 है। हम देख पा रहे हैं ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। यहाँ तो हम बराबर देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर √2 जो है, यहाँ पर लिखिए चूंकि, ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है और तथा ये जो है हमारा 6q माइनस में p बटा में जो आपका q है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हमको पहले से मालूम है कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय से, यानी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, ये सब हमको पहले से पता है। तो हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव मतलब कभी नहीं हो सकता, बट यहाँ पर बराबर दिखाया है इसलिए लिख रहे हैं हम असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हमने कल्पना किया, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है 6 माइनस में √2, ये जो 6 माइनस में √2 हमने कल्पना किया था इसी को लिख रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया है आपका, यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका था पहले का क, चलिए पहले के ख नंबर क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर पहले के ख को देख सकते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतर प्रश्न और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बट अभी तक हम देख पा रहे हैं आप सब इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अनसॉल्व आपका 2026 का है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत बेहतर प्रश्न है आपका। x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,5 -5, ठीक है, और -2,9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप? नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप? नहीं ना। देखिए पहले तो ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु समझ लीजिए यहाँ पर है। समझ गए? इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है, और इसका निर्देशांक जो है, ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2,5 है, 2,-5 है, यही है ना। और ए बी बिंदु का जो निर्देशांक है ए वाला -2,9 है। एक था ना। देखिए x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना, यानी 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है दोनों। इस बिंदु से भी समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर, यानी यहाँ पर होगा तभी तो समदूरस्थ होगा। इस बिंदु से भी समान दूरी पर, यानी यहाँ पर इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, यानी AP जो होगा PB के बराबर होगा, तभी तो समदूरस्थ होगा। और इसको क्या कह रहा है? x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर, यानी x का मान तो पूछा है, x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब y अक्ष का जो निर्देशांक है वो 0 है। ठीक है, अगर कहता y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो आपका x अक्ष का जो निर्देशांक हो जाता 0 हो जाता। इसलिए x का तो मान ज्ञात करना है, बट y का मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी x का आपको सिर्फ और सिर्फ मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ज्ञात होगा। पहले तो देखिए समदूरस्थ है, यानी AP बराबर क्या है? हल करिए। AP की दूरी, AP बराबर भी लिख सकते थे, AP की दूरी बराबर है किसकी दूरी से? PB की दूरी से। PB की दूरी ये बराबर है कि AP की दूरी बराबर PB की दूरी। ठीक है, आपस में बराबर है। तो देखिए इस पर चलते हैं, AP की दूरी पर। AP की दूरी पर देखिए ए कौन कौन सा, ए बिंदु और AP की दूरी में ये दोनों बिंदु हैं, यानी कौन कौन से बिंदु यहाँ पर हम लिख देते हैं?
कामा माइनस में 5 है, और कौन सा बिंदु है, x कामा 0 है, x कामा 0 है। ठीक है, जब इसकी दूरी हम ज्ञात करेंगे x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये आपका y2 हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, तो अब देखिए AP की दूरी ज्ञात करिए। AP की इन दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इस PB की दूरी भी ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 ही अंक में क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 4 अंक में देने चाहिए। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड पेपर ये क्या है आपका PB है ना, शुरू से ही बहुत क्वेश्चन लॉन्ग मिल रहा है, 1 नंबर में भी बड़ा था क्वेश्चन इसमें। अब देखिए क्या है आपका ए बिंदु, किसकी दूरी, यानी PB की दूरी में देखिए A बिंदु है और A बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को लिख लीजिए, यानी x कामा 0 और क्या है दूसरा है माइनस में 2 कामा 9 है ये ना, इसमें हम x1 इसको लेंगे, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको लेंगे। ठीक है, अब रखकर मान को सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें अंडर रूट अभी हट जाएगा। अब देखिए यह x2 का मान, यहाँ पर x2 का मान x है तो हमने x को रखा, माइनस तो माइनस, x1 का मान क्या है 2 है तो हमने 2 को रखा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y2 हमारा 0 है तो हम 0 रखेंगे, माइनस y1 क्या हमारा माइनस में 5 तो माइनस में 5 का ये टोटल का स्क्वायर होगा, तो टोटल का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में ध्यान दीजिए x2 हमारा क्या माइनस में 2 है तो माइनस में 2, फिर माइनस तो माइनस, x1 हमारा क्या x है तो x का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा y2 हमारा 9 है तो 9 माइनस y1 हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर। सही है, अब ध्यान दीजिए सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व क्या करना, अंडर रूट से अंडर रूट को हटा दीजिए, कट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हमारा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट गया, माइनस में 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये 9 में से 0 घटेगा, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर का। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। सही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, फॉर्मूला याद है, यानी x स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह क्या 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2ab होता है, क्या होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो माइनस 2 का गुणा x में 2x, फिर आपका इसका गुणा माइनस 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 25 का अगर स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, सॉरी, इक्वल टू, अब इसका देखिए, अब क्या है, ये माइनस में पहले यहाँ पर माइनस में है, फिर क्या है मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर करेंगे मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा 2ab, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इसमें करेंगे, देखिए a माइनस बी के रूप में, यहाँ पर पहले जो है माइनस में था ना, इसलिए माइनस से जब गुणा होगा माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 से गुणा माइनस 2 में होगा तो 4 हो जाएगा ना, तो प्लस 4, और x है तो ये आपका x 4x हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 को 9 गुणे 9 81 होगा। अब देखिए x स्क्वायर से बराबर भी इधर है, x स्क्वायर कट गया, 4 इधर भी है, 4 इधर भी प्लस में कट गया, ये क्या नहीं, अब ये देखिए प्लस में माइनस में नहीं कटेगा आपका, ये माइनस 4x हो गया, ये जो है इधर आएगा बराबर की इधर, तो माइनस में 4x होगा। ठीक है, इक्वल टू ये 25 उधर जाएगा, 81 प्लस में 25 उधर गया, माइनस में 25 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस में 8x हो जाएगा, इक्वल टू 81 में से 25 गया 56, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, माइनस उधर भेज दीजिए, यानी x बराबर -7, x का मान -7 मिला, तो आप क्या लिख लीजिए यहाँ पर, अतः x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष का जो निर्देशांक होगा क्या था आपका, x अक्ष का जो निर्देशांक था x कामा 0 था ना, x कामा 0 था, जब x y अक्ष का तो 0 हो ही जाएगा, तो x का मान मिल गया आपका
यक्स का जब मान मिल गया है तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान -7, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले के ग नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। पहले के ग नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़िए, बेहतर प्रश्न है आपका। बिंदु ए का जो है बिंदु ए जो है आपका -2, है और बी बिंदु जो है -2, 8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, ये दोनों बिंदु ए बिंदु ए वाला है, बी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, एक रेखा है। ये रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? नहीं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, अभी तुरंत समझ जाएंगे बहुत बेहतर से। ठीक है, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो इंच पटरी से, ऐसे क्वेश्चन को इंच पटरी से जहाँ तक करें बेहतर है। ठीक है, अब देखिए इंच पटरी, क्योंकि 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये जो है यहाँ से, ये बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा जी, बिंदु 10 तक ले जाइए, 10 तक ले जाएंगे, 4 बराबर भागों में बटेगा, बढ़ जाना चाहिए। 10 तक जब गया तो ये आपका जो है 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। ठीक है, 8 ही तक जाना चाहिए था, बट हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, 2 से बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब सही है। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ से जो है 3 जो है दूरी करेंगे तो बराबर भागों में बटेगा। ये 3 पर, फिर 3 से 6 यहाँ पर, फिर 3 से यहाँ 9। ठीक है, और लास्ट वाला ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर इस दूरी, ये दूरी और ये दूरी, और ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, समझ गए? यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु ए है आपका, ठीक है, और ये बिंदु बी है आपका। ठीक है, इसका निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक -2, है, और इस बिंदु का, बी बिंदु का निर्देशांक जो है आपका क्या है, 2,8 है, 2,8 है। ध्यान दीजिए, इस बिंदु का नाम हम P रख देते हैं, इसका Q रख देते हैं, इसका R रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी का जो यहाँ से अब कैसे, ये P Q R इन तीनों बिंदुओं को क्या कहा, बिंदु ए 2,2 और बिंदु बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन ए और बी को जोड़ने वाला ये रेखाखंड हो गया पूरा ए बी। ठीक है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को, इस रेखा को, ए बी को हमने 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो क्या कहा है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु, यही तीनों बिंदु 4 बराबर भागों में विभाजित किया ना, इस तीनों बिंदुओं को, ये जो तीनों बिंदु हैं, इन्हीं तीनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले आप जो है इस Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे? क्योंकि जो ये Q बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, ए क्यू बराबर क्यू बी है। ठीक है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी, यहाँ से हल तो लिखे हैं, लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, समझ पा रहे हैं ना। ए बी के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपका होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बटे 2 होता है, फिर कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, मान रख दीजिए। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक Q को ज्ञात करने के लिए आप इन्हीं दोनों बिंदुओं को लेंगे, यानी -2, कोष्टक बंद, फिर कौन बिंदु लेंगे, उसको 2,8 को लेंगे। ठीक है, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2 होता है। मान को रखिए, x1 का मान क्या है, -2 तो -2, प्लस x2 का मान क्या है, 2 है तो 2 रखिए, बटे 2 है तो 2, कॉमा y1 का मान 2 तो 2, प्लस y2 का मान 8 तो आप 8 रखिए, बटे में 2 तो 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या है, अगर इस 2 को
ठीक है। 2 में से 2 को घटाएंगे तो आपका माइनस में 2 प्लस में 2 आपका 0 तो होगा। 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 0 बटा 2 हो गया, 0 हो गया। अगर देखिए 2 को और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 को 10 हो जाएगा, 10 बटा में 2 कट जाएगा, 2 बच्चे 5 बार में, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, यानी मिला क्या, 0,5 मिला। यह जो मिला यह क्यू बिंदु का निर्देशांक मिला, इस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम किसको ज्ञात कर लेते हैं, इसको। ये क्यू बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या मिला, 0,5 मिला। अब देखिए इस पी बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, जो ए है और क्यू है इसका मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है ना, पी का निर्देशांक। सिंपल है, ज्ञात करिए, फॉर्मूला वही रहेगा आपका x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक। कोष्टक बंद करिए। ध्यान दीजिएगा P का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो इसमें कौन कौन सा बिंदु है, ए बिंदु क्यू बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक माइनस में 2,2 है और क्या है 0,5 है। चलिए ये आपका x1 ये y1 का मान, ये आपका x2 ये y2 का मान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेहतर से ना। चलिए मान को रख लीजिए आप, अब ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है। ये क्या है आपका x1 का मान माइनस में 2 है तो हम माइनस में 2 रखें, प्लस x2 का मान क्या है 0 है, 0 रख दिए, बटा 2 है तो 2। चलिए कॉमा y1 का मान आपका 2 है, देख पा रहे हैं ना कि नहीं, y1 का मान 2 है, यहाँ पर देखिए 2, प्लस y2 का मान 5 है तो 5 रखिए, 7 हो गया, बटा में क्या 2 है तो 2, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और 0 को जोड़ेंगे माइनस में 2 बटा 2 हो जाएगा, कॉमा 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 बटा 2 हो जाएगा। फर्स्ट कट गया, ये आपका एक बचा, एक कॉमा है, एक बचा कटा तो ठीक है। तो क्या मिला आपका, ये माइनस में 1 रहेगा, आपका माइनस में था, माइनस में 1 कॉमा 7 बटा 2। ये किसका निर्देशांक मिला, ये बिंदु P का निर्देशांक मिला, ठीक है। ये क्या है, बिंदु P का निर्देशांक है, यहाँ पर पता है, ठीक है। एग्जामिनर इतना चेक कर लेंगे। अब यहाँ से आप क्या करिए, अब तो जगह नहीं है, इसी में हमको करना है, कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। इस बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात होगा, देखिए Q और B का ये जो है मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे क्या, QB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। QB के Q से लेकर B का मध्य बिंदु है, ये QB के मध्य बिंदु R का दिखाई दे रहा है ना निर्देशांक, फॉर्मूला वही रहेगा, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2। कोष्टक, ओहो कोष्टक हमने एक तो जगह कम था, इसी में गलत कर दिए हैं, क्या बताया जाए यार, काट दें। फॉर्मूला जो होता है आपका बड़ी कोष्टक में जो होता है x1 प्लस x2 का बटा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। चलिए मान को रखिए, ये जो आपका क्या था, ये आपका QB बिंदु था, यानी 0,5 Q बिंदु है, और जो है B बिंदु जो है आपका 2,8 है, ये आपका x1 ये y1 ये आपका x2 ये y2, ठीक है। चलिए मान को रखिए, x1 का मान 0 है तो 0, प्लस x2 का मान 5 क्या है, x2 का मान 2 है तो 2 बटा 2, कॉमा y1 का मान 5 है, प्लस y2 का मान 8 है बटा 2, तो 2 कर दिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 होगा, कॉमा ये आपका 13 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कम 2 कट गया, यानी मिला क्या आपका 1,13 बटा 2, ये मिला आपका R बिंदु का निर्देशांक। यही तीनों आंसर हो जाएगा, ए बिंदु Q का निर्देशांक, ए बिंदु P का निर्देशांक, ए बिंदु R का निर्देशांक। अतः करके आप लिखना जगह रहता तो लिख देते, बट सही है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहले का घ था, पहले के घ पर चलते हैं, और घ नंबर क्वेश्चन को एक बार जो आप देख लीजिए। देखिए घ नंबर, ये तीनों क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, आप घ पर चलते हैं।
यही है ना जी? हाँ यही है, घ नंबर क्वेश्चन यही है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत बेहतर प्रश्न है आपका, 2 अंक का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना है, तो यहाँ सबसे पहले हल कर लिखिए। और यानी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड को साइड को सॉल्व करते लाना आपको राइट हैंड साइड, यानी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है अंडर रूट में है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारा जो क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, और इसको सॉल्व करते करते हमको ये राइट हैंड लाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका का क्या कर लीजिए, हर का परिमेयीकरण कर लीजिए। ठीक है, परिमेयीकरण कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं हर का परिमेयीकरण, 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। चलिए, परिमेयीकरण मतलब यह होता है, हर का परिमेयीकरण करना है ना, तो मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा है, आपको गुणा करना है इसका चिन्ह बदल कर, यानी 1 प्लस साइन थीटा, अंश और हर में दोनों बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं पता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में 1 प्लस थीटा, एक कोष्टक में फिर 1 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए इसको इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बटा में ये क्या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में जब कोई रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए की जगह 1 है, यहाँ पर 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, ये थोड़ा अंडर रूट बढ़ा रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो है इसको ऐसे रहने देंगे, साइन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे रहने देंगे, बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसके जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों पर थीटा है, इसका स्क्वायर भी बाहर हम कर सकते हैं, सही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से सॉल्व करिए, यही तो हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा आपका रहेगा और स्क्वायर है, समझिएगा मिस्टेक कर दिए हैं, इसका जो है आपका हमें लगा कि जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर है, सबको पता है, अगर इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को अगर हटा दें तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी मिलेगा क्या हमारा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बटे में यहाँ से बराबर करिएगा, क्या मिलेगा कॉस थीटा, और हमें पहले से पता है फॉर्मूला होता है, अभी अलग कर लीजिए तब फॉर्मूला लगाइएगा, 1 अपन इसको अलग, इसके बटे में कॉस थीटा अलग प्लस साइन थीटा अलग कर लीजिए। ठीक है, यानी हम लिखेंगे 1 बटा में कॉस थीटा प्लस है बीच में तो प्लस, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा ना। ठीक है, अब देखिए 1 अपन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, होता है ना, सेक थीटा बराबर आपका 1 अपन कॉस थीटा होता है, तो क्या होता है 1 अपन कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यानी टेन थीटा हो जाएगा। और ये हमारा क्या LHS से RHS लाना आया था, RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना था, आगे हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड ही तो करना था, सिद्ध ही तो करना था ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का घ था, पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर पहले के अंगा नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत बेहतर प्रश्न है और बेहतर तरीके से पढ़कर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा, त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब। ठीक है, तो चलिए सिंपल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और आपका दिया क्या, आर बराबर यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की, तो यानी आर का मान जो है आपका 21 सेंटीमीटर दिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक, कॉमा वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा का मान जो है आपको कितना दिया है, 60 अंश दे दिया है, अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता होता है, पता होगा, पता होता नहीं है, पता होगा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है 360 अंश, माइनस 1/2 और आगे होता है माइनस में 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है पूरा आपका लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे मान रखेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 22 पाई का मान 22/7 इसमें रख लीजिए, पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, और पहले से ही 360 अंश नीचे है तो 360 अंश रख लिए। ठीक, यहाँ पर ऊपर देखिए आर का मान 21 है तो आर स्क्वायर है तो इसको हम 21 21 गुणे में 21 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 लिख लिए। थीटा का मान 60 अंश तो हमने यहाँ पर इंटू करिएगा 60 अंश कर दिए। ठीक है, ये गुणे का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये माइनस में क्या है 1/2 है और देखिए आर स्क्वायर है मतलब आर का मान 21 है यानी 21 गुणे 21 लिख लीजिए। स्क्वायर है तो आपका 21 गुणे में 21। साइन थीटा का मान 60 अंश तो यहाँ पर साइन 60 अंश गुणे में हम लिखेंगे साइन 60 अंश। ठीक है, चलिए अब काटिए इसका। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, 6 से आपका 36 6 बार में कटा। ठीक है, अब देखिए 2 से 6 भी कट रहा है, 22 भी कट रहा है तो 2 से 3 बार में 6 कटा, 2 से 22 11 बार में कट गया। ठीक है, अब अभी और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है 7 बार में, 3 एकम 3 3 7 21। अब 7 जो है इस 7 से कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 11 बचा और 21 बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या बचा हुआ है आप लिख लीजिए 11 गुणे में यहाँ पर 21 तो 21, माइनस में यहाँ क्या है 1/2 तो 1/2 हमने लिख दिए और इंटू अगर 21 का 21 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 441 मिलेगा। गुणा करेंगे तो 21 गुणे 21 आपका 441 ही होता है, 441 बटे में नहीं कुछ। और साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, √3 होता है ना, हाँ सही है, √3/2 होता है, सही। चलिए अगर 11 का गुणा 21 में करेंगे तो 231 मिलेगा। तो ये सब कोष्टक में कर लें क्या, सही रहेगा वैसे भी। ठीक है, तो जो मिलेगा आपका 231 मिलेगा। 11 गुणे 21 आपका 231 माइनस आपका अगर 1/2 है, 1 का गुणा 441 में करेंगे 441 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो 441 √3 मिल जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे नीचे का तो 4 मिल जाएगा, 2 दूना 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग सेमी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर पहले के 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपका और यहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए तो क्वेश्चन हो चुका।
ठीक है, ये भी 2 ही अंक का है, तो एक डिब्बे में 4, चलिए यहाँ पर लिख दिए, क्वेश्चन बेहतर से पढ़िएगा। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, एक डिब्बा है उसमें 4 लाल कंचे, कंचे मतलब गोली, गोली खेले हुए ना, उसी को कंचे कहते हैं। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादवी छाया निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, यानी लाल होने की प्रायिकता। उसके बाद दूसरा, हरा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो धड़ाक से करना चाहिए। चलिए यहाँ से सबसे पहले हल लिखेंगे, और पहले जो कह रहा उस पर, एक डिब्बे में 4 लाल 8 सफ़ेद और 5 हरे कंचे हैं, तो हम लिख लेते हैं, डिब्बा बनाए हैं ना, ये देखिए यहाँ से देखिए 4 लाल कंचे हैं, 4 लाल, ऐसे नहीं, लाल कंचे, लाल कंचे, ठीक है, लाल कंचे बराबर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, एक डिब्बे में। और सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे जो है कितने हैं, वह 8 हैं, 8 सफ़ेद कंचे का है ना, 8 है। और जो है हरे कंचे जो हैं, हरे कंचे जो हैं वह कितने हैं, हरे कंचे 5 है, तो 5, यानी कुल परिणाम क्या हो रहा है, ठीक है, कुल परिणाम हमारा, कुल परिणाम बराबर 12 5 17, 8 4 12, 12 5 17, 17, कुल परिणाम 17 हो रहा है। और आपसे पूछा है लाल होने की प्रायिकता, पहला जो पूछा है लाल है, ठीक है, लाल है, तो लाल है, इसके लाल होने की प्रायिकता, यानी इस 17 कंचे में से अगर हम लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो कुल परिणाम तो आपका जो है 17 हो गया, अनुकूल परिणाम क्या होगा, लाल तो 4 ही है, तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा। तो लाल होने की प्रायिकता यानी पीई, प्रायिकता पीई बराबर, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, लाल होने अनुकूल संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा, और कुल परिणाम 17 है, 4/17, यही होगा लाल होने की प्रायिकता। एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा भी है, वो तो पहले का क्वेश्चन है, वो तो हमारा पहले का क्वेश्चन, पहले लाल होने की प्रायिकता ज्ञात हुआ। अब हरा नहीं होने की प्रायिकता, दूसरा हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसके लिए आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रायिकता होने की प्रायिकता प्लस प्रायिकता ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी आप समझेंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे अभी हम समझा देंगे। तो पहले हरा होने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए, तो हम यहाँ से हल करते हैं इसको, ठीक है। हरा होने की प्रायिकता मतलब कि पीई, हरा होने की प्रायिकता मतलब, सॉरी पी क्या कर ली, पी बाहर होना चाहिए था, चलिए इसको काट दीजिए। यहाँ से हम समझ गए हरा होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी कोष्टक में ई बराबर हरा होने की प्रायिकता जो ज्ञात होगा, कैसे, अनुकूल परिणाम क्या होगा, हरा होने की प्रायिकता के लिए 5 कंचे हरे हैं, तो अनुकूल परिणाम क्या है, 5 है, और बटे में कुल परिणाम कितना, 17 हो गया, यानी हरा होने की प्रायिकता पीई यानी कुल 5/17 मिला, ठीक है। ये तो काट दीजिए, दिक्कत हो गया, ठीक है। तो हरा होने की प्रायिकता हमारा 5/17 मिला। हमें ज्ञात करना है हरा नहीं होने की प्रायिकता, और हमें एक सूत्र पता होता है कि प्रायिकता होने की प्रायिकता, ये प्रायिकता होने की प्रायिकता है, यानी पीई जो होता है प्रायिकता होने की प्रायिकता, प्लस में प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, यानी पी, सॉरी यहाँ पहले पी बनाइए, पी और कोष्टक में ई पर बार रहता है, ई पर बार रहता है, यानी प्रायिकता ना होने की प्रायिकता होता है, =1 होता है। और आपको ज्ञात करना प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, यानी पी ई पर बार ज्ञात करना है। तो और इसका मान पता है, प्रायिकता होने की प्रायिकता 5/17, तो इसकी जगह 5/17 रखिए, और प्लस में ये तो ज्ञात करना है प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, तो पी ई पर बार रहेगा =, ऐसे करिए, =1। क्या करिए, 5/17 को उधर भेजिए, तो इधर बचेगा पी, प्रायिकता ना होने की प्रायिकता बचेगा इधर =1, माइनस में उधर जाएगा 5/17, ठीक है। 17 का उधर गुणा कर दीजिए,
PE इक्वल टू 17 एकम 17 और 17 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 17 एकम 17, 17 में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 ही तो बचेगा। 17 एकम 17, 17 में से 5 घटा दिए 12 बच गया, यानी 12 बटा में 17, यानी प्रायिकता हरा जो है, हरा ना होने की प्रायिकता जो होगा 12/17 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत बेहतर प्रश्न था। और जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहले की हम सब 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ खंड ब की जो है पहले में 6 क्वेश्चन दिए, उस सभी क्वेश्चन को हम सब कर लिए हैं। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए जो इस सेट 2 है आपका क्लास 10th मैथ का सेट 2 है, और कोड तो आपको पता ही होगा, कोड हम आपको बता दे रहे हैं फिर एक बार और। इसका कोड जो है 822BB है। इसका ये पार्ट 1 समझ लीजिए, ये वीडियो पार्ट 1 समझ लीजिए। पार्ट 2 से इसको हम क्या करेंगे? पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में समाप्त कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको पार्ट 2 का इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं रहेगा, आप जल्द से जल्द, यानी चैनल पर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको वीडियो हो सकता है नहीं मिल पाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जैसे ही पार्ट 2 हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, सेट 2 के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे।